Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members and well prepared for the first half yearly examinations online, isn't it? Okay, तो चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में ही बात कर लें। आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस अब तक समझ में आ गए होंगे और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है रिगार्डिंग ऑल एग्जामिनेशंस एंड हिंदी ऑल्सो। मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है आपको कि किस तरीके से आप जो है वो अपना हिंदी का सिलेबस तैयार करेंगे, है ना। और जो पोर्शन था वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा उसका भी मॉडल पेपर तो नहीं भेजा बट वर्बली आपको बता दिया। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि एक क्वेश्चन आएगा और उसके 3 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है या क्लिक करना है, जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। रिगार्डिंग हिंदी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर हिंदी, दिस इज़ फॉर हिंदी ओनली, नॉट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ना बेटा, 3 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 3 ऑप्शन। तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो ऑप्शन है आपके, जैसे आपको और पेपर्स मिलेंगे तो आपको ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का भाग है, ठीक है। तो हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं जीवनी, रस, काव्यगत विशेषताएं। समझ में आ गया? जीवनी, रस, काव्यगत विशेषताएं समझ में आ रहा है ना। तो कौन व्याकरण का अंग है या व्याकरण का भाग है? रस, क्योंकि जीवनी आप लिटरेचर में पढ़ते हैं, साहित्यिक या व्याकरणिक विशेषताएं भी आप लिटरेचर में पढ़ते हैं, लेकिन जो रस है वो व्याकरण का भाग होता है, जिसको आप लिखते ज़रूर हैं कि इस पोयम में या इस चीज़ में कौन सा, इस पैराग्राफ में कौन सा रस है, ये आप लिखते ज़रूर हैं, लेकिन वो व्याकरण का भाग है। समझ में आया? तो अब आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना होगा? बी टिक करना होगा, ठीक है, या क्लिक करना होगा। अब हिंदी का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब हम गूगल फॉर्म पे हिंदी में टाइप करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए उसको दूसरी तरीके से क्वेश्चन पेपर को कट एंड पेस्ट द्वारा बनाया गया है। तो इसके कारण, और चूंकि वो हिंदी फॉन्ट में टाइपिंग हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे यही क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का भाग या अंग है, तो आपका ऑप्शन क रहेगा जीवनी, ख रहेगा रस और ग रहेगा व्याकरणिक विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं। कैसे ऑप्शन रहेगा? क रहेगा जीवनी, ख रहेगा रस और ग रहेगा व्याकरणिक विशेषताएं। तो यदि क आपको सही आंसर लगता है तो आप ए पे क्लिक करेंगे, यदि ख आपको सही आंसर लगता है तो आप बी पे क्लिक करेंगे, और यदि स आपको सही ऑप्शन लगता है तो आप ग पे क्लिक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया आपको कि दिए गए क्वेश्चन में से जो आपको सही ऑप्शन लगेगा, अगर क लगता है किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपको क सही ऑप्शन लगता है तो आप ए पे क्लिक करेंगे, अगर ख सही ऑप्शन लगता है तो आप बी पे क्लिक करेंगे, और अगर ग सही ऑप्शन लगता है तो आप सी पे क्लिक करेंगे। ये इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने दूसरे फॉन्ट में टाइप किया है, क्योंकि संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो आपका रोमन हिंदी में और टीचर्स आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को टाइप करके क्वेश्चन पेपर देंगे, उसमें शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे साइंस है या कॉमर्स तो पूरा इंग्लिश मीडियम होता है, या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी यूज़ किए जा रहे हैं और उन्होंने सीधे गूगल फॉर्म में पेपर टाइप किया है, ठीक है। लेकिन चूँकि संस्कृत में हलंत, विसर्ग और बाकी चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम, तो इसलिए हमने उसको दूसरे फॉन्ट में टाइप करके और इसमें उसको
कट एंड पेस्ट करके पेपर बनाया है। तो मेरे ख्याल से आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं इन चीज़ों में, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं आपको, वैसे तो अगर मैं आपको ये नहीं भी बताती तो भी आप आराम से कर लेते, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि ABC में आंसर नहीं दिया है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया क इज इक्वल टू A, ख इज इक्वल टू B और ग इज इक्वल टू C। समझ में आ गया। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो क आगरा, ख दिल्ली और ग इलाहाबाद। आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। तो क आगरा में स्थित है, तो आप क की जगह A पे टिक कर देंगे और B और C को वैसे ही छोड़ देंगे। टिक करेंगे या क्लिक करेंगे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। समझ में आ गया ना। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दैट इज़ रियली वेरी इजी कि क इज इक्वल टू A, ख इज इक्वल टू B और स इज इक्वल टू C। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके। और एक दूसरी चीज़ जो आपको और टीचर्स ने बता दी होगी, अभी मैंने नहीं बताई है क्योंकि ट्यूसडे तक हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, कि लास्ट में जब आप क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो उसके बाद सबमिट ऑप्शन को क्लिक करना बच्चों मत भूलिएगा। व्हाट आई एम सेइंग, जब आप क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे तो सबमिट ऑप्शन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सबमिट ऑप्शन क्लिक करेंगे तभी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व माना जाएगा और वो हम लोगों को सबमिट होगा। इज इट क्लियर कि जब आप सारे क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे तो सबमिट ऑप्शन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर हमें सबमिट नहीं हो पाएगा और उसका करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डोंट बी पैनिक कि बहुत कम समय है, 45 क्वेश्चंस हैं और 45 मिनट्स हैं और 40 क्वेश्चंस हैं, हम कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपने थॉरली स्टडी किया होगा और हमारे वीडियोस देखे होंगे, साथ में आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं समय समय पर, उसको आपने ध्यान से उन PDFs को अपनी कॉपी में नोट करा होगा, या आप किसी कारणवश नोट नहीं भी कर पाए तो आपने ध्यान से PDF से ही पढ़ा होगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर में 40 में से 40 मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन पेपर एकदम इजी ABCD वाला है। क्वेश्चन पेपर में आपके 12th स्टैंडर्ड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और CBSE पैटर्न फॉलो करना है हम लोगों को, इसलिए क्वेश्चन पेपर बीच से भी पूछे गए हैं। इन सिंगल लाइन इफ़ आई विल टेल यू कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने पूरे चैप्टर्स को थॉरली पढ़ा है, आप चैप्टर्स को समझे हैं, आपने उसका गूढ़ अध्ययन किया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर फर्स्ट ऑनलाइन पेपर एंड मे बी यू आर स्मार्टर देन अस, यू आर नोइंग मोर टेक्नोलॉजी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ईजी गोइंग होंगी आपके लिए। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, और आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है ये कि हम ऑनलाइन पहला पेपर आपके लिए हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, और बहुत आशाओं के और उम्मीदों के साथ कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे होंगे और बच्चों को इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा चीज़ें बता दी हैं, सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, सिलेबस क्लियर है, और रिगार्डिंग इसके आपका कोई मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया है। जो आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है, तो मुझे लगता है कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगी। सो ऑल द बेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके चैप्टर में इतिहास के क्वेश्चन दिए हैं और साथ ही ग्रामर के क्वेश्चन दिए हैं। तो इतिहास के क्वेश्चन तो सिंपल इतिहास के क्वेश्चन हैं कि जैसे आपको आदिकाल की साधारण जानकारी होनी चाहिए, भक्तिकाल की साधारण जानकारी होनी चाहिए, रीतिकाल की साधारण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों काल आप 9th, 10th और 11th में पढ़ते आए हैं, और 12th में आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक काल की भी आपको वो जानकारी ज़रूर होनी चाहिए जो कि मैंने आपको चैप्टर्स के पहले पढ़ाई है। और अगर आपने ध्यान से वीडियोस को देखा है तो आपको बिल्कुल पता है कि मैंने हर एक चैप्टर के पहले कवि का
और कवि से भी पहले उस डेफिनेट काल का पूरी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन और उसकी विशेषताएं दी हैं, और बार बार आपको ये भी बताया है कि बेटा ये क्वेश्चंस इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे जाते हैं। इज़न्ट इट बेटा? मैंने आपको बताया है। तो आप मुझसे ये नहीं कह सकते हो कि मैम आपने इतिहास मुझे नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इतिहास तो मैं हमेशा, चाहे क्लास हो और चाहे आपका ये ऑनलाइन क्लासेस हों, मैं हमेशा चैप्टर्स के पैरेलल में लेते चलती हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वास्ट होता है 11th और 12th में कि अलग से इतिहास का हम सोचें कि हफ्ते 15 दिन पढ़ाएं तो वो एक तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, बच्चे उसमें बोर फील करने लगते हैं, सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, और दूसरा फिर हमारा कोर्स लैग करने लगता है। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी 11th में बताई हैं। मैं बस यहाँ पर इसलिए दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने, जिन्होंने 11th में मुझसे नहीं पढ़ा है, मे बी उनको पढ़ाने का या समझने का ढंग ना समझ में आया हो, इसलिए। तो मैं जब से अब क्लास ले रही हूँ आपका ऑनलाइन, आपको पता है कि सारे कवियों के और सारे लेखकों के जीवन परिचय मैं आपको भेज चुकी हूँ, वर्बली बताया है, पीडीएफ भेजे हैं स्टार्टिंग में जब आपके पास बुक्स नहीं थी, और सारे काल, मतलब मैंने आपका जैसे आधुनिक युग शुरू किया था तो आधुनिक युग में मैंने भारतेंदु युग की साधारण विशेषताएं आपको बताई, और द्विवेदी युग शुरू किया तो द्विवेदी युग की सारी विशेषताएं बताई, फिर छायावाद शुरू किया जयशंकर प्रसाद, तो मैंने उसकी भी सारी विशेषताएं आपको बताई हैं। लेकिन इसके अलावा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, क्योंकि वो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं और आपके सिलेबस में है, और 11th 12th में हम लोग उसको बस एट अ ग्लैंस बता देते हैं, उसको बार बार नहीं आपको पढ़ाया जाता, क्योंकि आप ऑलरेडी 10th से क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होते हो। तो एक बार केवल आपकी जो बुक में दिया गया है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आप उतना समझ लोगे और आपने स्टार्टिंग से पहले से अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साधारण रचनाएं जैसे कि आदिकाल की विशेषता, ये आपका भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, भक्तिकाल के किसी कवि का नाम और उसकी रचना आ सकती है, वो कवि जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। मैंने भी ऐसा नहीं किया है क्योंकि मुझे भी पता है कि हम आमने सामने आपसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उतने क्वेश्चंस पुटअप नहीं कर पाते हैं। ये इस मीडियम की एक बड़ा ड्रॉबैक है। मैं बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझती हूँ कि जिन बच्चों के पास फ़ोन हमेशा अवेलेबल होता है, जिन बच्चों के पास हमेशा नेट रहता है, वही हमेशा क्वेश्चंस पुटअप कर पाते हैं, क्योंकि आपके घर में भी पेरेंट्स को फ़ोन यूज़ करना होता होगा, आपके भाई बहन पढ़ रहे होंगे। तो मैं ये बात समझती हूँ बिल्कुल, और इसीलिए कई बार, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो कवि हो, और चाहे वो चैप्टर पढ़ाने में, मैं हर एक बात को 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ, और हर तरीके से कि जो बहुत ज़्यादा, जिनका कमांड है हिंदी पर, वो भी समझ जाएं, जो ठीक ठीक समझते हैं वो भी समझ जाएं, और जो थोड़ा कम अच्छा समझते हैं हिंदी को, जिनको बोरिंग लगती है, वो भी अच्छे से समझ जाएं। तो क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि बच्चे सामने से नहीं क्वेश्चन पूछ पाएंगे और हम सामने से जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए मैंने भी बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे हैं, वही क्वेश्चंस इतिहास में आपसे पूछे गए हैं जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे और आपको करने में भी मज़ा आएगा, बल्कि एक तरह से आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग और इतिहास की बात हो गई, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि कैसे आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको रस, छंद और अलंकार, नाउ आपके चैप्टर्स क्लियर हैं। राष्ट्र का स्वरूप आएगा, श्रद्धा मनु पवन दूतिका आएगा, कहानी में बहादुर और पंचलाइट आएगा, और उसमें आपका भोजस्य, औदार्यम, संस्कृत भाषायाम महत्वम और आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, ये 3 चैप्टर आपके आएंगे संस्कृत में। ठीक है, तो एक बार सिलेबस फिर से आप देख लीजिएगा अगर मेरे से कुछ छूट रहा हो। और इसके बाद मैंने अभी आपको कोई भी शब्द रूप या वो ग्रामर पेपर में नहीं दिया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो कि आर्ट साइड और साइंस साइड और कॉमर्स के लिए अलग है, क्योंकि फिर क्वेश्चन पेपर 2 नहीं हो रहे थे, एक ही हो रहा था। तो ऑफिस की सहूलियत को देखते हुए और आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए मैंने क्वेश्चन पेपर इस तरह से तैयार किया है जो सबके कोर्स में है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। हमने रस, छंद, अलंकार की बात की थी, और उसमें भी रस, छंद, अलंकार में मैंने आपको बताया था कि मैं वही रस, छंद और अलंकार आपसे पूछूंगी जो आप 9th, 10th और 11th में पढ़ते आए हैं। लेकिन
आप ऐसे भूले नहीं होंगे, बट फिर भी एक रिवीजन हम लोग आइए रस, छंद और अलंकार का ले लेते हैं, कम से कम उन रस, छंद और अलंकारों का जो कि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आई नो कि आपको ये आता है, बट फिर भी एट अ ग्लैंस आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, रस। रस क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में कि रस मतलब जिसे आप चखा जा सके। रस मतलब काव्य के और साहित्य के माध्यम में तो हम रस की बात बाद में करेंगे। हम पहले रस की बात करते हैं इस तरह से कि जिसको हम मतलब रस का क्या मतलब होता है। अगर आपको रस, मान लीजिए आपको रस नहीं मालूम है कि साहित्य में रस क्या होता है, तो जो हम रस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है? आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जैसे कि मान लीजिए गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है, और उस गर्मी से परेशान होकर के, और आप जो हैं वो उस गर्मी से परेशान होकर के और अपने घर जाते हैं। आजकल तो हम कोरोना में बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट जब हम वैसे निकलते हैं तो आप उस गर्मी से परेशान होकर के अपने घर जाते हैं, तो आपको मम्मा या पापा कैसे ठंडा स्क्वैश देते हैं, और उसको पीने से आपके गले में ठंडक पहुंचती है। उसको पीने से आपके गले में जो है वो ठंडक पहुंचती है। तो जब आप वो सब्सटेंस, वो पदार्थ या वो लिक्विड सब्सटेंस, वो लिक्विड पदार्थ जिसको पीने से आपके गले में ठंडक पहुंचती है और आपको एक सुख की अनुभूति होती है, वो रस कहलाता है स्वाद में। ठीक है, तो रस अर्थात जिसे आप टेस्ट कर पाएँ, जिसे चख पाएँ। जैसे बहुत से बच्चों को नींबू पानी अच्छा लगेगा, तो बहुत से बच्चों को लस्सी अच्छी लगेगी, तो बहुत से बच्चों को ऑरेंज स्क्वैश अच्छा लगेगा, और आजकल हम मॉडर्न बच्चों की, आप लोगों की बात करें तो आप लोगों को कोक पसंद आएगा, या फिर मिरांडा पसंद आएगा, या पेप्सी पसंद आएगा। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं स्पेशली इस समय, और इस समय आपको ठंडा खाने के लिए मना भी किया जा रहा है, बट आपको पसंद तो वही आएगा जो पसंद आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड रस, अर्थात जिसे चखा जा सके। क्यों? क्योंकि उससे हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि आप इस तरह से इसकी परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अभी तो आपसे मल्टीपल चॉइस पूछा जा रहा है, लेकिन जब आपसे एग्ज़ाम में परिभाषा मान लीजिए पूछ ली जाती है, तो मैंने आपको बताया था और फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ कि रस वो रस अर्थात जिसे चखा जा सके, कि जिसको चख करके या जिसको पी करके हमको आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। और जब यही चीज़ हम साहित्य के अर्थ में लेते हैं, तो हम साहित्य में जब काव्यानंद महसूस करते हैं, या जिसे आप काव्यास्वाद, जैसे स्वाद से संबंधित है ना, जीभ, ये जीभ से संबंधित है, चखेंगे आप तो जीभ का यूज़ करेंगे, टंग का। तो इसलिए जब जिस साहित्य को पढ़ करके आपको काव्य स्वाद आए, जिसे काव्यास्वाद भी आप कहते हैं, काव्यास्वाद, ठीक है, काव्य में आ की मात्रा और स्वाद, तो उसको हम, उस काव्यानंद को या उस काव्यास्वाद को ही हम रस कहते हैं। जैसे कि जिसे आप अपने, जब आप अपनी बुक्स में या अपनी पुराने आपको जो टीचर्स ने पढ़ाया होगा, या आप डेफिनेशन देखते हैं साहित्य में, तो आप देखते हैं कि जब किसी काव्य या कविता को पढ़ करके या साहित्य को पढ़ करके या सुन करके पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और आपको संस्कृत का एक श्लोक भी हम लोगों ने बताया है कि रस्यते आस्वादयते इति रस। रस्यते आस्वादयते इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन या आनंद लिया जाए उसी को हम रस कहते हैं। अर्थात जिसका आनंद या आस्वादन लिया जाए उसको हम रस कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में रस की बात कही थी। और रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। एक स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभाव और एक संचारी भाव। क्या क्या होते हैं? एक स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभाव और एक संचारी भाव। स्थायी भाव कौन से भाव होते हैं? अब स्थायी भाव बेटा वो भाव होते हैं कि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि स्थायी भाव, एक्चुअली रस का स्थायी भाव जो है वो प्रधान भाव है, और जिसके मन में पुष्ट होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है या रस का जन्म होता है, रस उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि स्थायी भाव जो है वो हमारे मन में हमेशा रहता है। स्थायी भाव आपके मन में हमेशा रहता है, वो हटता नहीं है।
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए क्लास में हम लोग आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हम अपना ही लेते हैं, अपना और आपका, कि जैसे मान लीजिए क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं कोई और, तो जैसे जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपका और टीचर के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है ना। और अब मेरे और आपके बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, हम रोज़ आपके क्लास में आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम आपकी क्यूरियोसिटीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, आपको जो भी चाहिए वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, तो आपके मन में मेरे लिए एक बहुत अच्छा भाव होगा और आप भी मेरा कहना मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपीज़ मेंटेन कर रहे हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके मन में भी एक अच्छा भाव, मेरे मन में भी आपके लिए एक अच्छा भाव होगा कि बच्चा बात माना। इवन अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और आपसे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है और आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसका कारण मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप मुझे बता रहे हैं, तो हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। अब वो अच्छा रिलेशनशिप होना एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जैसा होना चाहिए, वो स्थायी भाव है। कौन सा भाव है? स्थायी भाव है। अब क्या होगा कि किसी दिन में आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो वो स्थायी भाव पुष्ट होगा। क्या होगा? वो स्थायी भाव पुष्ट होगा कि मैम ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। किसी दिन मेरा कोई कपड़ा आपको पसंद आ सकता है, बच्चों को अक्सर आता है, तो अब बच्चे कहते हैं कि मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो ये उस बात को और पुष्ट करेगा कि आप हमको और हम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और हम आपस में एंजॉय कर रहे हैं, हम आपको पढ़ाना एंजॉय कर रहे हैं और उससे ज़्यादा आप मुझसे पढ़ना एंजॉय कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? सो दिस इज़ कॉल्ड स्थायी भाव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में। वो ट्विस्ट क्या है कि मान लीजिए किसी दिन आपने मेरा बताया काम नहीं किया, या किसी दिन मान लीजिए स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है और सिस्टर का ये ऑर्डर है हम सबको कि हम लोग कॉपीज़ पूरी कंप्लीट बच्चे करें और हम लोग उसको टाइमली चेक करें, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमको जो कहेगा हम वो करेंगे। अब मान लीजिए आपसे बार बार कहा जा रहा है, हम कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं, सिस्टर अनाउंस कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कॉपी नहीं ला रहे हैं और आप उसके लिए डेली कोई बहाना कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभार कुछ बच्चे कर लेते हैं शैतान वाले, बट जेन्युइनली बच्चे रीज़न बता देते हैं, तो जहाँ वो रीज़न बता देंगे वहाँ तो ठीक है। बट मान लीजिए मैं भी 2-3 क्लासेस से यही प्रॉब्लम लेके आपके क्लास में एंटर कर रही हूँ और आप आउटगोइंग बड़े बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, तो आपसे उम्मीदें हम लोगों को ज़्यादा होती हैं कि कम से कम 12th क्लास तो अपना काम कंप्लीट करे रहेगा। और मान लीजिए आप भी अपना काम, अपनी कॉपी 3-4 रिमाइंडर्स के बाद भी नहीं देते हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो मान लीजिए उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे मैं आपको डांट देती हूँ या आपको कुछ ऐसा कहती हूँ जो आप हर्ट हो जाता है आपको कि बेटा तुम कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे। मान लो मैंने इतना भी आपसे कह दिया कि बेटा तुम कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे, क्लास 12th में आ गए हो, तो आपको हर्ट करेगा। लेकिन हर्ट होने के बाद भी और वो बुरा लगने के बाद भी कि इतने बच्चों के सामने मैम ने कह दिया, आपके मन से वो स्थायी भाव नहीं हटेगा कि मैम जो कह रही हैं वो मेरे अच्छे के लिए कह रही हैं और मैम मेरे भलाई के लिए कह रही है। मतलब आप मैम को अपनी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और टीचर है, आप उसको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे कि आप पहले से पसंद करते आए थे, क्योंकि आपको पता है कि टीचर आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आपका गाइड, आपका मेंटोर आपकी भलाई के लिए उस बात को कह रहा है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको बहुत हमेशा गले से नहीं लगाते हैं, प्यार करते हैं, समझाते हैं, कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी कोई मम्मा गुस्सा में मार भी देती है, लेकिन उनके मन में जो आपके प्रेम के प्रति स्थायी भाव है या आपके मन में उनके प्रेम के प्रति जो स्थायी भाव है वो कम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो प्रेम है, चाहे वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में है और चाहे आपके मम्मी पापा और आपके बीच में, वो कौन सा भाव है? वात्सल्य का भाव है। वो वात्सल्य का भाव कम नहीं होगा। ये चीज़ आप किसी के साथ भी देख सकते हैं, आपका बड़ा भाई बहन हो, आपके मम्मी पापा हो, हम टीचर्स हो। और एक बात और समझिए कि अगर मेरे डांटने से या आपके मम्मी पापा के डांटने से या आपके भाई बहन के आपको डांटने से
आपके मन का वो प्रेम खत्म हो जाता है, तो आपके मन में वो स्थायी भाव नहीं है। इसका मतलब जो प्रेम नाम का स्थायी भाव आपके मन में है कि मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैम हमको बहुत पसंद है, या मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये तो बहुत मतलब वो हैं तो हम बहुत लकी हैं, या भाई बहन जो भी XYZ है, तो अगर उनके मन में आपके लिए बुरे भाव उत्पन्न होते हैं तो फिर वो स्थायी भाव नहीं कहलाएगा। तो स्थायी भाव कौन सा भाव होगा? स्थायी भाव बेटा वो भाव होगा जो आपके मन में हर सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए चूंकि पहले 9 प्रकार के रस थे तो 9 प्रकार के स्थायी भाव थे, समझ में आ गया ना स्थायी भाव क्या होगा। और अब बाद में 2 रस उसमें और बढ़ाए गए, तो वो 2 रस से 2 और स्थायी भाव हो गए। मैं आपको ये फटाफट बता दे रही हूँ। जैसे कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति मतलब प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस का क्या है? हास। करुण रस का क्या है? शोक। भयानक रस का क्या है? भय। रौद्र रस का क्या है? क्रोध। अद्भुत रस का क्या है? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। विभत्स रस का क्या है? निर्वेद। विभत्स रस का क्या है? निर्वेद। शांत रस का क्या है? विभत्स रस का जुगुप्सा। विभत्स रस का क्या है? जुगुप्सा या घृणा। और शांत रस का क्या है? निर्वेद। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, गलती से आगे वाला बता दिया। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा और शांत रस का निर्वेद। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आता है, आपने 9th पे पढ़ा, 10th पे पढ़ा, 11th पे पढ़ा, अभी मैंने आपको फिर से बता दिया। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अब चूंकि 2 रस और आपके इंक्लूड हुए, शांत रस और भक्ति रस और वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्यता या प्रेम। वो प्रेम जो माता पिता और बच्चे के बीच में होगा, बड़े भाई या बड़ी बहन और आपके बीच में होगा, या एक गुरु और एक शिष्य के बीच में होगा वो प्रेम। और उसके बाद एक है भक्ति रस, जो कि जिसका स्थायी भाव होगा देव विषयक रति या देव विषयक प्रेम। देव विषयक रति या देव विषयक प्रेम। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये चीज़ हो गए स्थायी भाव। और ये याद रखिएगा कि श्रृंगार रस का अगर आपसे स्थायी भाव एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसमें अगर प्रेम लिखा होगा तो आप प्रेम को टिक नहीं करेंगे। आप किसको टिक करेंगे? आप प्रेम जो ब्रैकेट में रति लिखा होगा या रति ब्रैकेट में प्रेम लिखा होगा उसको टिक करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि वो प्रेम जो पति पत्नी के बीच में या नायक नायिका के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में होगा, उस प्रेम को या उस रति वाले स्थायी भाव को हम श्रृंगार रस कहेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? और इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ भी बताई, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, या रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं आपको मैंने बताया कि रस के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले मैंने स्थायी भाव बताया, उसके बाद विभाव, उसके बाद अनुभाव और उसके बाद संचारी भाव। तो चलिए हम विभाव भी देखते हैं कि वो कारण जिनके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत होगी, और वो कारण जिनसे रस उत्पन्न होगा उसको हम विभाव कहेंगे। वो कारण, जैसे अगर कोई टीचर आपको अच्छा लगता है तो किस लिए अच्छा लगेगा? इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट है और बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं अच्छा लगेगा। वो उसका पढ़ाना, क्योंकि टीचर का मेन काम आपको पढ़ाना है, तो जो पढ़ाएगा वो अच्छा लगेगा, है ना। आपके माता पिता आपको क्यों अच्छे लगेंगे? आपके माता पिता इसलिए अच्छे लगेंगे क्योंकि आपके माता पिता हैं। तो वो कारण कि आपको कौन क्यों अच्छा लगेगा, या वो कारण कि आपको क्यों हंसी आएगी, या वो कारण कि आपको क्यों आश्चर्य उत्पन्न होगा कि अद्भुत रस होगा, या वो कारण कि आपको क्यों दुख होगा कि करुण रस होगा। तो जो कारण होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है? अनुभव में जो आंतरिक मनोभाव, वो जो आश्रय के आंतरिक अनुभवों को प्रकट करने वाली चेष्टाएं होती हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय का जो आंतरिक भाव होता है और उसको जो प्रकट करने वाली चेष्टाएं या मुद्राएं, क्रियाएं, जैसे कि आप खुश होते हैं तो आप हा हंसते हैं, आप दुखी होते हैं तो आपका मुंह बना रहता है, आप आश्चर्य करते हैं तो आप कहते हैं वाव, कहते हैं ना।
तो ये जो क्रियाएं होंगी जिसको देख के हमको पता चलेगा कि अगला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, अगला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, वो चीज़ होती हैं आपकी अनुभव। और संचारी भाव क्या होंगे? संचारी भाव वो भाव होंगे जो आपके मन में किसी घटना विशेष के कारण संचरित होंगे और फिर गायब हो जाएंगे, लेकिन वो आपके स्थायी भाव को पुष्ट करेंगे। समझिए इस बात को। जैसे मैंने आपको एक टीचर और स्टूडेंट का अंतर बताया कि एक टीचर आपको बहुत पसंद है या आपके मम्मी पापा आपको बहुत पसंद है, तो वो हर स्थिति में आपको अच्छे लगेंगे। चाहे टीचर आपको डांटेगा, चाहे मम्मी पापा आपकी पिटाई कर देंगे, लेकिन आपको वो अच्छे ही लगेंगे। याद रखिए, वो घटना जो उस स्थायी भाव को पुष्ट करेगी वही संचारी भाव होगी। अगर टीचर आप कॉपी नहीं सबमिट कर रहे हो, टीचर आपको डांट दे रहा है और आप टीचर को अब नहीं पसंद कर रहे हो, या मम्मी पापा, आपके एज में बहुत होता है कि मम्मी पापा का कहना आपको बहुत बुरा लगता है, आप मम्मी कुछ कहती हैं तो पापा से जाकर शिकायत करने लगते हो कि पापा मुझे तो मम्मी अच्छी ही नहीं लगती है, या मम्मी को जाकर के पापा की शिकायत करने लगते हो कि पापा से तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पसंद नहीं है पापा। कभी कभी बच्चे इस एज में ये कहते हैं क्योंकि आपका जो रिएक्शन होता है बहुत क्विक होता है। भले ही आप बाद में पछताओ, रिग्रेट फील करो कि मैंने मम्मी को या पापा को ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन आप कहते तो हो ना। एक पल के लिए आपको गुस्सा आता है, आप रिएक्ट करते हो। बहुत से बच्चों का नेचर होता है, कई बार हम बड़े भी रिएक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही रिएक्ट करते हो। तो अगर रिएक्ट करने से आपका स्थायी भाव पुष्ट होगा, जैसे अगर प्रेम नाम का स्थायी भाव आपके मन में किसी के लिए है और उस व्यक्ति के कोई भी काम करने से आपका वो स्थायी भाव पुष्ट होगा, तभी वो संचारी भाव कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर वो भाव पुष्ट नहीं होगा तो वो संचारी भाव नहीं कहलाएगा। सो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से रस जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें हम एक चीज़ आपको और बताएंगे बेटा, वो ये कि इसमें श्रृंगार रस और हास्य रस और वीर रस, 3 रस मैंने आपको लिए हैं। तो श्रृंगार रस मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया पढ़ाने में कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और नायक नायिका के बीच में जो स्थायी रति नाम का प्रेम उत्पन्न होगा, उससे जो रस उत्पन्न होगा वो श्रृंगार रस होगा। उसके बाद जो वीर रस, जिसमें उत्साह नामक स्थायी भाव से एक रस की निष्पत्ति होगी, और जिसमें जैसे युद्ध के वर्णन में उत्साह की, या जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या और कोई भी एग्जाम्पल जिसमें वीर रस की बात हो, वीरों का कैसा हो बसन, जो आपने पहले पोयम पढ़ी है ना, या चरचेतक बन तलवार उठा, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कौन से होंगे? वो वीर रस के होंगे। ठीक है। और हास्य रस कौन सा होगा? हास्य रस वो रस होगा जिसमें कि आपको हंसने का भाव उत्पन्न हो, जिसमें कि आपको हंसने का भाव उत्पन्न हो। कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए कि आपको हंसी आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए कि इसमें आपको हंसी आ जाए। अब सुनिए, आपसे अभी इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे इसमें आपसे मैंने आपको बता दिया कि रस के स्थायी भाव पूछे जा सकते हैं, रस के अंग कितने होते हैं पूछे जा सकते हैं। आपसे कोई एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है कि इस लाइन में, इस पंक्ति में कौन सा रस है। समझ में आ गया? और डेफिनेशन कभी कभी पूछी जा सकती है कि एक डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस रस की डेफिनेशन है। मल्टीपल चॉइस में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक चीज़ मैं आपको बोर्ड के लिए बताना चाहती हूँ कि आप जब आपसे, क्योंकि अधिकतर वहाँ पर क्या होता है कि रस की परिभाषा और उदाहरण पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपके यही 3 रस लिए हैं क्योंकि यही 3 रस आपको एग्ज़ाम में दे रही हूँ, इसलिए तो बोर्ड में आप ये ध्यान देंगे कि जो परिभाषा आप लिखेंगे उसके बाद कि आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जब आप उदाहरण लिखेंगे तो उस उदाहरण में